नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, लंबे समय से क्लास नहीं लगने के कारण सरस्वती विद्यालय की ओर से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की। इसके लिए हम प्रधानाचार्य महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। आज अपन 12वीं क्लास का मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व उल्टा चलता है, जैसे 322 ईसा पूर्व के बाद में 321 आएगा, 323 नहीं आता है, क्योंकि ईसा पूर्व ईस्वी सन से पहले। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। जब संपूर्ण भारत, उस समय संपूर्ण भारत का शासक गणानंद था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले भारत में किसका शासन था? गणानंद का। जब गणानंद संपूर्ण भारत के ऊपर शासन कर रहा था, तो उस समय उत्तर पश्चिम की ओर से भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ, और वह विदेशी आक्रमणकारी था सिकंदर। विदेशी आक्रमणकारी का था सिकंदर। सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, तो इसकी चिंता और की थी कौटिल्य ने। सिकंदर ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया था, तब इसकी चिंता कौटिल्य ने की, और कौटिल्य ने इसकी जानकारी गणानंद को दी कि भाई भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण हो गया है, और अब भारत विदेशियों के पराधीन हो जाएगा। इसलिए इस विदेशी का हमें सामना करना चाहिए, और इसको हमारी देश की सीमाओं से बाहर निकालना चाहिए। तो जब कौटिल्य ने गणानंद को ये शिक्षा दी, तो गणानंद ने कौटिल्य की बात को बुरा मान लिया। गणानंद ने कौटिल्य की बात को बुरा मान लिया और कौटिल्य का अपमान कर दिया। गणानंद ने कौटिल्य का अपमान कर दिया। जब कौटिल्य का अपमान हुआ, तो वह निराश हुआ, और निराश हुआ तो उस कौटिल्य के सिर के ऊपर सिक्का बंधी हुई थी, चोटी। तो उस दिन से कौटिल्य ने अपनी सिक्का खोल दी और कहा, जब तक मैं इस नंद वंश के शासन को समाप्त नहीं कर दूंगा, तब तक मैं मेरी सिक्का के ऊपर गांठ नहीं लगाऊंगा। तो उस दिन से कौटिल्य ने अपनी सिक्का की गांठ खोल दी और गणानंद के शासन को समाप्त करने के लिए लग गया। अब कौटिल्य गणानंद के शासन को समाप्त करने के लिए एक ऐसे युवक शासन की तलाश करने लगा जो इस साम्राज्य का नाश कर रहा था। तो एक समय था जिसमें एक वंश था मौर्य, उसका एक सैनिक था जिसकी युद्ध में मौत हो गई। इस सैनिक की मृत्यु के बाद में चंद्रगुप्त का जन्म इसके पिता की मृत्यु के बाद में हुआ। चंद्रगुप्त का पिता एक युद्ध में मारे जाते हैं, और उनकी मृत्यु के बाद में चंद्रगुप्त का जन्म होता है। तो इस चंद्रगुप्त का सही ढंग से लालन पालन नहीं होने के कारण चंद्रगुप्त की माता ने चंद्रगुप्त को एक ग्वाला को बेच दिया। चंद्रगुप्त को एक ग्वाला को बेच दिया। उस ग्वाला ने चंद्रगुप्त को पाल पोस करके बड़ा किया, और फिर बाद में इस ग्वाला ने चंद्रगुप्त को एक शिकारी को बेच दिया। चंद्रगुप्त को एक शिकारी को बेच दिया। चंद्रगुप्त इस शिकारी के यहाँ बड़े हुए और युद्ध क्षेत्र में पारंगत हुए। एक दिन चंद्रगुप्त अपने साथियों के साथ में राजकिलम खेल रहे थे। एक दिन चंद्रगुप्त अपने साथियों के साथ में राजकिलम खेल रहे थे, और उस राजकिलम खेलते हुए को किसने देख लिया? कौटिल्य ने देख लिया। राजकिलम खेलते हुए कौटिल्य ने देख लिया। जब कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को राजकिलम खेलते हुए देखा, तो कौटिल्य इससे बहुत ही प्रभावित हुए और उसकी योग्यता पर बहुत ही विश्वास किया, और कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को इस शिकारी से 1000 कासार्पण में खरीद लिया।
कौटिल्य ने शिकारी से चंद्रगुप्त को 1000 कासार्पण में खरीद लिया और इस चंद्रगुप्त को तक्षशिला महाविद्यालय में शिक्षा दिलाई। चंद्रगुप्त को तक्षशिला महाविद्यालय में शिक्षा दिलाई और जब वो उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई, वह पारंगत हो गया, शासक करने योग्य हो गया, तो ऐसी स्थिति में 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने गणानंद के ऊपर आक्रमण किया और गणानंद के साम्राज्य को समाप्त कर दिया। गणानंद का नंद वंश समाप्त होने के बाद में भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त संपूर्ण भारत को एक छत्र साम्राज्य में स्थापित किया। एक इतिहासकार हैं जिसका नाम है प्लूटार्क। प्लूटार्क ने कहा कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिक लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला। यह बात किसने कही थी? प्लूटार्क कहता है चंद्रगुप्त 6 लाख सैनिक लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला। यानी पहले भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में बटा हुआ था, तो चंद्रगुप्त ने उन सभी छोटे छोटे शासकों को पराजित करके संपूर्ण भारत को एक छत्र साम्राज्य में स्थापित किया। तो चंद्रगुप्त ने गणानंद को पराजित करके नंद वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और चंद्रगुप्त ने न केवल उत्तर पश्चिम भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी विजय की। तो चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय की जानकारी, चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय की जानकारी हमें 2 ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों से मिलती है। वे ग्रंथ है अहनानूर, अहनानूर और दूसरा है मुरनानूर। अगर आपको पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय की जानकारी हमें किन ग्रंथों से प्राप्त होती है, तो चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय की जानकारी हमें 2 ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर, इन ग्रंथों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त न केवल उत्तर और पश्चिम भारत बल्कि दक्षिण भारत में भी अपना साम्राज्य स्थापित किया। इनकी जानकारी हमें अहनानूर और मुरनानूर नामक ग्रंथों से प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया और चंद्रगुप्त पहले शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आस्था जैन धर्म में बढ़ती गई और जीवन के अंतिम समय में उसने जैन धर्म अपना लिया। और 298 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने स्वर्णवेलगोला में जल समाधि ले ली। चंद्रगुप्त की जो मृत्यु है वह 298 ईसा पूर्व में हुई। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? स्वर्णवेलगोला। स्वर्णवेलगोला कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। स्वर्णवेलगोला कर्नाटक में है। तो 298 ईसा पूर्व में स्वर्णवेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त की मृत्यु किस पद्धति से हुई थी? तो इसकी मृत्यु संलेखना पद्धति से हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु संलेखना पद्धति से होती है। संलेखना पद्धति क्या होती है? संलेखना पद्धति जैन धर्म में एक प्रथा है। जैन धर्म में एक प्रथा है जिसके अनुसार जब हमारा शरीर हमारे जीवन के कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने शरीर से प्राण को अलग कर देते हैं। कैसे? कष्ट दे करके। कष्ट के द्वारा जब हमारा जीवन
हमारा जीव शरीर, हमारे प्राण शरीर का साथ नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जैन धर्म में संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु किस पद्धति से हुई? संलेखना पद्धति। किस धर्म की है ये? जैन धर्म की। और चंद्रगुप्त ने स्वर्णवेलगोला नदी में जल समाधि लेकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। इसके बाद में चंद्रगुप्त 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त के बाद में अगला शासक बनता है आपके बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद में अगला मौर्य वंश का शासक बनता है बिंदुसार। बिंदुसार कब शासक बनता है? 298 ईसा पूर्व में। बिंदुसार कब शासक बनता है? 298 ईसा पूर्व में। और बिंदुसार की एक उपाधि है, बिंदुसार की एक उपाधि है, वह है अमित्रोचेटस। अमित्रोचेटस ये उपाधि उसने चंद्रगुप्त को यूनानियों ने दी थी। अमित्रोचेटस का संस्कृत में अर्थ होता है अमित्र घात। अमित्र घात। और अमित्र घात का अर्थ होता है अपने शत्रुओं का नाश करने वाला, अपने शत्रुओं को नष्ट करने वाला। तो प्रश्न पूछा जाता किस मौर्य शासक ने अमित्रोचेटस या अमित्र घात की उपाधि धारण की थी? तो वह शासक था बिंदुसार। बिंदुसार ने अमित्रोचेटस या अमित्र घात की उपाधि धारण की थी। बिंदुसार के समय एक यूनानी शासक था डायमेकस। बिंदुसार के समय यूनानी शासक था डायमेकस। इस डायमेकस से बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। बिंदुसार के समय यूनानी शासक कौन था? डायमेकस। डायमेकस का एक राजदूत भारत में आया था, एंटियोकस। डायमेकस का एक राजदूत आया था, एंटियोकस। जब इन दोनों के बीच में संधि हुई तो इस संधि में बिंदुसार ने डायमेकस से 3 वस्तुएं मांगी थी। वे 3 वस्तुएं कौन कौन सी है? पहली है मीठी मदिरा, दूसरी है सूखी अंजीर और तीसरी है दार्शनिक। तो डायमेकस ने इन 2 वस्तुओं को देने में सहमति प्रकट की, लेकिन तीसरी वस्तु देने में असमर्थ था। डायमेकस ने कहा था कि भाई यूनानी कानून के अनुसार हमारे यहाँ पर किसी व्यक्ति का मोल भाव नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है, इसलिए मैं आपको मीठी मदिरा और सूखी अंजीर बेचता हूँ, लेकिन दार्शनिक नहीं बेच सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में उसने एक राजदूत भेजा था, दार्शनिक की जगह एक राजदूत भेजा था, मेगास्थनीज। दार्शनिक की जगह एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। और इस इंडिका में संपूर्ण भारत की भौगोलिक विशेषता और भारत के वैभव के बारे में इसने लिखा था। तो बिंदुसार के समय यूनानी शासक कौन था? तो एंटियोकस। एंटियोकस ने एक राजदूत भेजा था, किसको? डायमेकस को। डायमेकस बिंदुसार ने यूनानी शासक से किन किन वस्तुओं की मांग की थी? तो मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक।
यूनानी शासक ने मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो भेज दी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया, क्योंकि यूनानी कानून में किसी व्यक्ति को खरीदना या बेचना मना है। बिंदुसार के समय मैसिडोनिया बिंदुसार के समय मैसिडोनिया का शासक था सेल्यूकस। बिंदुसार के समय मैसिडोनिया का शासक था सेल्यूकस। सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में बिंदुसार के ऊपर आक्रमण कर दिया। सेल्यूकस ने मैसिडोनिया का शासक है। सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व में बिंदुसार के ऊपर आक्रमण करता है और इसमें सेल्यूकस पराजित हो जाता है। सेल्यूकस पराजित हो जाता है। जब ये पराजित होता है तो विवश होकर के इसको संधि करनी पड़ती है। सेल्यूकस और बिंदुसार के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस पराजित हो जाता है और पराजित होने के कारण इसको संधि करनी पड़ती है। और इस संधि के अनुसार बिंदुसार और सेल्यूकस ने शर्तें निर्धारित की, जिसके अनुसार सेल्यूकस की एक पुत्री है जिसका नाम है हेलेना। सेल्यूकस की एक पुत्री है जिसका नाम है हेलेना। इस हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ निश्चित हुआ। संधि के अनुसार सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ में हुआ। ये भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। इससे पहले कभी भारतीयों ने विदेशियों के साथ में कभी विवाह नहीं किया था, लेकिन जब 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस बिंदुसार से पराजित हो जाता है तो विवश होकर के बिंदुसार के साथ में संधि करनी पड़ती है और संधि के अनुसार सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ में होता है। और दूसरी शर्त थी, सेल्यूकस ने अपने 5 प्रदेश बिंदुसार को देने पड़े, जिसमें 5 प्रदेश कौन कौन से हैं? एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया और मिसिसिपी। ये 5 प्रदेश सेल्यूकस ने बिंदुसार को दहेज के रूप में दिए थे और बदले में उपहार में बिंदुसार ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए थे। तो 305 ईसा पूर्व में बिंदुसार और सेल्यूकस के बीच में आक्रमण होता है। इस आक्रमण में सेल्यूकस पराजित हो जाता है। पराजित होने के कारण विवश होकर के इसको संधि करनी पड़ती है। संधि के अनुसार सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ में होता है और अपनी पुत्री को दहेज के रूप में 5 प्रदेश देता है, एरिया,
आराकोसिया, जेड्रोसिया और मिसिसिपी ये प्रदेश देता है और बदले में उपहार के रूप में बिंदुसार 500 हाथी बिंदुसार सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार के रूप में देता है।